हल्की हल्की ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदों ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। बस बादलों की गरजने की देर थी कि पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। मैं इस वक्त तो बादलों में नहा रही थी। अपने लंबे घने बालों को खोला मैं शावर के नीचे खड़ी थी, आंखें बंद किए हुए, हर चीज़ से आज़ाद। ठंडा ठंडा पानी मेरे सफ़ेद दूधिया वजूद पर फिसलता जा रहा था। ये मेरा सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। रात को सोने से पहले मैं ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर अपने जिस्म को सुकून दिया करती थी। अभी आंखें बंद करके अपने आसपास से बेपरवाह होकर ठंडे पानी से नहाते हुए खुद को हर थकान से आज़ाद कर रही थी। धीरे धीरे बाहर का मौसम अचानक बदलने लगा था। ठंडी हवाओं का जोर पड़ने लगा था। बारिश की बूंदों में भी तेज़ी आने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी बढ़ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जो ये मौसम सुहाना लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौसम की मिजाज बदल रहे थे, अब ये डरावना लगने लगा था। लेकिन मैं अब भी हर तरफ से लापरवाह होकर नहाने में मगन थी, इस बात से बेखबर कि अभी कुछ देर बाद एक ऐसा हादसा होने वाला था जो मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख पलट कर रख देगा। जैसे ही अचानक बादल ज़ोर से गरजते तो मैं डर के मारे अपने आप में ही सिमट गई। जब आंखें खोली तो चारों ओर अंधेरा था। मुझे शुरू से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। घबराते हुए मैंने जल्दी से शावर बंद किया। अंधेरे में ही अपना हाथ बटन की तरफ बढ़ाया। ओफो, एक तो लाइट को भी जाना था, 2 बूंदें गिरती नहीं कि बिजली वालों को फ्यूज उड़ जाता है। मैं मन मन में ही बड़बड़ाई। लाइट जाने की वजह से मेरा मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था, क्योंकि अभी मेरा नहाने का और इरादा था, लेकिन अब लाइट नहीं थी तो मैंने नहाने का इरादा छोड़ दिया। जैसे ही इसने हाथ टॉवल की तरफ बढ़ाया, टॉवल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। घबराहट के मारे मैं सिमट कर खड़ी रह गई। घर में मम्मी पापा की आवाज़ें पहले से ही आ रही थी। वो लोग भी अचानक लाइट चले जाने से परेशान हो चुके थे। मेरी आदत थी, मैं हमेशा बाथ टॉवल में ही कमरे से बाहर आती और फिर बेड पर रखे हुए कपड़े पहनती थी। इस वक्त मैं हर पर्दे से आज़ाद हो गई थी। कमरे में पहले से ही अंधेरा था, इसलिए मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। खिड़की से बिजली की हल्की हल्की चमकती रोशनी आ रही थी। एक नज़र अपने आप पर डाली तो खुद से ही शर्मा गई। अपने हाथों से खुद को ढकती हुई मैं आगे की ओर बढ़ी। झट से मैंने नज़र बेड पर डाली तो वहाँ कोई कपड़े नहीं थे और मैं अपने सर पर हाथ मार कर एक गहरा सांस लेकर रह गई। मुझे याद आया कि जिस तरह मैं गर्मी से बेहाल होकर घर लौटी थी, जल्दबाजी में मैं बाथरूम में घुस गई थी। कपड़े निकालने का होश ही नहीं रहा था। साइड टेबल पर रखे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और यूं ही बिना कपड़ों के मैं अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं अभी कपड़े निकाल ही रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 गहरी आंखें मुझे लगातार घूर रही हैं, और ये एहसास होते ही एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे वजूद पर एक कपकपी सी छा गई थी। मेरे कमरे में इस वक्त कौन हो सकता है? डर के मारे मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की थी कि तभी कोई एक मजबूत चोरी सीने से टकरा चुकी थी। जैसे ही मैंने सामने देखा और सामने जो खड़ा था, इसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और एक आसमान चीरती चीख मेरे गले से निकलने ही वाली थी, लेकिन अगले ही पल वो एक हाथ मेरी बेपर्दा कमर पर रख चुका था और दूसरा हाथ मेरे होठों पर रखकर मेरे बेहद करीब आ गया। हम दोनों के जिस्म में एक दूसरे में जैसे जो कुछ हुआ था, इतनी जल्दबाजी और अचानक हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। मेरी बड़ी बड़ी आंखें डर के मारे और भी बड़ी हो गई थी। वे मुझे अपनी बाहों में जकड़े इसकी आंखों में देख रहा था। मोबाइल तो कब का ज़मीन पर गिर चुका था और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा तो जैसे दम घुटने लगा था। मुझे अपनी सांसें रुकती सी महसूस होने लगी थी। मैं बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। सामने खड़े इंसान की धड़कनें भी तेज़ होने लगी, जिन्हें मैंने साफ महसूस कर सकती थी। धड़कनें तो मेरी भी तेज़ रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रही थी, जिन्हें सामने मौजूद इस इंसान ने भी साफ महसूस कर लिया था। हम दोनों की धड़कन एक दूसरे के साथ मिलकर तेज़ी से धड़क रही थी। अपने सीने पर वो मेरी नरम धड़कनों का एहसास होते ही अयान की निगाहें मेरे चेहरे से होते हुए मेरी धड़कनों पर फिसल चुकी थी।
सिर्फ एक पल के लिए इसकी आंखें बड़ी हुई थी, होठ अचानक कँपकँपा उठे थे और अगले ही पल मैंने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जो कुछ इसकी आंखें देख रही थी वे देखना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने थे कि ना चाहते हुए भी इसकी आंखों ने सब कुछ देख लिया था। वो इस पल के लिए तैयार ही नहीं था, मगर इस हाल में इसने मुझे देख लिया था। इसके जज्बात मचलने लगे थे। 27-28 साल का ये एक जवान मर्द था। वो भरपूर जज्बात रखता था और मेरा इस तरह करीब आना इसके जज्बातों को बुरी तरह भड़का चुका था, लेकिन वो कुछ भी गलत करने के बारे में सोच नहीं सकता था। गहरी सांस लेते हुए इसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। इधर मैं अपने होठों के ऊपर से इसकी हथेली हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान ये गलत नहीं कर सकता था। अगर वो मेरे होठों से हथेली हटाता तो इसका मतलब था घर में एक तूफान आना। जिस हालत में हम दोनों खड़े थे, इस हालत में हम दोनों को कोई भी देख लेता तो दोनों की इज्जत पर सवाल उठ सकते थे, और इसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। इसने अपने हाथ हटाने से पहले ये शर्त रखी, मेरे कान के पास फुसफुसा कर बोला, हानिया प्लीज़ रिलैक्स, मेरी बात सुनो। इस वक्त हर तरफ खामोशी है। अगर तुमने ज़रा भी आवाज़ अपने गले से निकाली या चिल्लाई तो तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे, और फिर तुम जानती हो ना, तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जिस हालत में हम दोनों खड़े हैं हम दोनों की इज्जत का तमाशा लग जाएगा। मेरी बात मानो, मैं जो कहने वाला हूँ अगर तुम मान जाओ तो मैं अपना हाथ हटा दूंगा। तुम्हारे चेहरे से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। मेरी आंखों में जैसे खून उबल मारने लगा था। आंसू लगातार बह रहे थे। खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखने वाली मैं आज एक अजनबी के सामने हर पर्दे से आज़ाद खड़ी थी, बल्कि सामने नहीं इसकी बाहों में थी, और यह एहसास ही मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। जब इसने मुझे कमर से खींचकर और भी करीब किया और मेरे कान के किनारे दांतों से काट कर जो कुछ कहा, जिसे सुनकर मैं तो जैसे जान से ही चली गई, क्योंकि इसने, मैं आंसू बहाती हुई इसकी बात मानने का इशारा कर दिया। अयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो जानता था कि इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता था ही नहीं। इसने धीरे से मेरे होठों से अपना हाथ हटाया था और फिर इसको बेड पर, मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी, मेरे से छोटी बहन रिमशा थी। दोनों बेटियों में इनके माँ बाप की जान बसती थी। मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था जबकि रिमशा भी स्कूल में ही पढ़ रही थी। वो 10वीं क्लास की लड़की थी। आज कॉलेज में मेरा आखिरी दिन था। यहाँ ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। मेरी सारी सहेलियाँ फुल मेकअप करके तैयार खड़ी थी। पैंट शर्ट जीन्स जूते कपड़े जिनसे इनके जिस्म की छिलके साफ नजर आ रहे थे, खुले बाल और इस पर स्लीवलेस टॉप्स जहाँ पर नजर आती हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ था। कॉलेज के लड़के इन पटाखों को देखकर आंखें भर रहे थे। मौका मिलते ही वे लड़कियों को छूने की कोशिश भी कर रहे थे। डांस पार्टी चल रही थी, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन सब से अलग थलग साल की मैया किनारे में बैठी थी। सादगी में भी मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत ही बोर सी शक्ल बनाए सामने मौजूद लड़कियों के ग्रुप को देख रही थी। 4-4 5-5 लड़कियों का ग्रुप था और सब अपनी अपनी मस्तियों में बिजी थे। कोई अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी था, लेकिन मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी टेबल पर अकेली बैठी पूरी तरह बोर हो रही थी। इसी वक्त 2 लड़कियां मेरे पास से गुजरी और मेरा खुलकर मजाक उड़ाने लगी। बोली, क्या बहन जी टाइप बनकर बैठी हो? आज तो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, आओ हमारे साथ नाचो गाओ, फिर ये पल दोबारा नहीं आएंगे। इतनी खूबसूरत हो, लेकिन क्या फ़ायदा तुम्हारी खूबसूरती का जब तुम्हारी इसको खूबसूरती की कोई तारीफ़ करने वाला ही ना हो। लेकिन मैं तो शुरू से शरीफ टाइप की लड़की थी। मैं लड़कों से तो कोसों दूर रहती थी। इन सब के बीच बीच रहकर मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी और उलझन होने लगती थी। दिल में एक अजीब सा डर चमकने लगता था। जब भी मेरे आसपास कोई लड़का होता मैं खुद को इंसुक और फील करने लगती थी। मैंने जल्दी से इन दोनों लड़कियों को इनकार कर दिया और सबसे अलग दूर बैठकर लड़के लड़कियों को हंसते मुस्कुराते देखती रही। वो लड़कियां मुंह बनाते हुए चली गईं। मैं कॉलेज की टॉप स्टूडेंट में से एक थी। पार्टी के ख़त्म होने के बाद मैं कॉलेज से बाहर निकली। अपनी सहेलियों को खुदा हाफिज करके जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा बस तो कब की जा चुकी थी। आज मेरे पापा ज़रूर मीटिंग में बिजी थे और शहर से थोड़े दूर थे, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आज मुझे बस से घर जाना है, वरना मैं तो हमेशा अपनी कार से आती जाती थी। मजबूरी में मैं थोड़ा आगे चली गई। सोचा किसी टैक्सी में बैठकर घर चली जाऊंगी, लेकिन तभी सड़क पार करते हुए एक
यू टर्न लेती तेज रफ्तार कार अचानक मेरे सामने आ गई। एकदम से मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया था, लेकिन जल्दी से मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन कार की ब्रेक की तेज आवाज़ दूर तक सुनाई दी। कार में बैठे शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए वक्त पर ब्रेक लगा दी थी, वरना जिस स्पीड से कार आ रही थी कुछ भी हो सकता था। मैंने डर के मारे दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक ज़ोरदार चीख मारी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे भी फड़फड़ा कर उड़ गए थे। आसपास खड़े लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थीं। मुझे तो लगा शायद अब मेरी आंखें ऊपर जाकर खुलेंगी, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने आंखें खोली तो देखा कि मुझे लोग हैरानी से देख रहे थे। और तभी इस कार में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वह लड़का कुछ और कहता, अगले ही पल मैंने इसे गुस्से से देखा और आगे बढ़कर इसका कॉलर पकड़ लिया। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह ही नोच लूँ। क्या क्या समझ नहीं आया आपको कि आप दूसरी दुनिया के शख्स हैं, कि आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, कि सड़क पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है? दिख नहीं रहा था आपको? क्या अंधे हैं आप? नज़र नहीं आता आपको कि एक जिंदा जीती जागती फाट 5 फुट 5 इंच की लड़की सड़क पर चल रही है? ये जो बड़ी बड़ी आंखें माथे पर सजी हुई हैं, क्या ये सिर्फ शॉपीस हैं या फिर ये देखने का भी काम करती हैं? अरे अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो चलाते ही क्यों हैं आप? जैसा अमीर लड़कों को यही तो मसला है, कभी नशे में गाड़ी चला देते हैं तो कभी जानबूझकर लड़की देखी नहीं कि शेख ही भगाने लगते हैं। मैं सबके सामने इसका कॉलर पकड़े अच्छा खासा बेइज्जत कर चुकी थी, मगर कमाल है कि इस लड़के ने अब तक मुंह से एक लफ्ज़ तक निकाला हो। बड़े आराम से मेरे हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया, खुद को ठीक किया और बोला, मिस, मैंने कहा ना मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। असल में मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ और वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में काफ़ी फ़र्क है, बस इसी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। शुक्र है कि आप ठीक हैं, आपको कहीं लगी तो नहीं? अगर आपको चोट वगैरह लगी हो तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इसकी एक नहीं सुन रही थी और गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी इतनी परवाह करने की, बल्कि मेरा दिल तो कर रहा था कि तुम्हारे सर पर एक ईंट उठाकर दे मारूं। मैंने सड़क के किनारे पड़े एक एक ईंट की ओर इशारा किया और मेरा ऐसा इशारे करने पर इस लड़की की नज़र भी इस ईंट पर जाकर टिकी थी और इसकी आंखें डर से सिमट गईं। वो अपने मन में सोचने लगा, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, सच में ईंट उठाकर मेरे सर पर मार भी सकती है। ये तो सोचकर कि इस लड़के ने डर के मारे थूक निकला था और मन ही मन में अल्लाह को याद करने लगा कि इस लड़की से मेरा पीछा छुड़ा दे। हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अगर मुंबई की सड़कों पर यह हाल है तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों को सरेआम उड़ा कर आए होंगे। मुझे तो तुम शक्ल से ही कोई मुजरिम लगते हो, ज़रूर जेल से भागे होंगे और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही होगी ना? यही बात है ना? मैं सच कह रही हूँ। ये कहते हुए मैं आसपास नज़रें दौड़ाई कि ज़रूर पुलिस इस लड़के के पीछे होगी, जबकि मेरी इस बात पर वह लड़का जी भर के हंसा था। इस खड़ी धूप में गुस्से के मारे मैं खुद भी गुलाबी हो रही थी और जिस तरह बार बार अपनी उंगली उठाकर इसे वार्न कर रही थी, अयान मेरी हिम्मत की दाद दिए बिना ना रह सका। इसने अपनी हंसी को होठों के अंदर ही दबा दिया था कि तभी इसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर आयशा नाम चमक रहा था और इसके लबों को फिर एक दिलकश मुस्कान ने छुपा छुआ था। सॉरी आयशा, अभी बात नहीं कर सकता, ज़िंदगी में पहली बार था जब इसने आयशा की कॉल काटी थी। आयशा की कॉल जो इसकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी, इसकी मोहब्बत, इसकी ज़िंदगी थी वो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो उसके सामने खड़ी इस तूफ़ान ने निपटना ज़रूरी था, जो किसी भी दौर इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं लगती थी। फ़ोन बंद करके इसने जेब में डाला और बोला, मिस, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी भरपाई के पैसे भी दे सकता हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? वो अपनी जेब से अच्छे खासे नोट निकाल चुका था ताकि किसी तरह से लड़की को चुप करवा सके, लेकिन पैसों का नाम सुनकर तो मैं तो और भी ज़्यादा गुस्से के मारे भड़क उठी थी। आप मुझे पैसों का रूप दिखा रहे हैं, मुझे ख़रीदना चाहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसे दिखाने की? गुस्से के मारे उंगली उठाते हुए मैं अयान की ओर करीब हुई थी और अयान डर के मारे 2 कदम पीछे हटा था। खैर, जैसे तैसे आसपास खड़े लोगों ने मामला निपटाया और एक शख्स ने टैक्सी बुला ली।
जिससे मैं अपने घर की ओर रवाना हो गई। मुझे लगा था शायद ये इसकी आखिरी मुलाकात होगी इस लड़के से। जब तक मैं घर पहुंची मैं इस घटना को अपने दिमाग से झटक चुकी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस ज़िंदगी में कुछ लोगों का टकराव बेमतलब नहीं होता, कि इस अचानक टकराव के पीछे भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा इशारा छुपा होता है। यहीं से शायद मेरी ज़िंदगी एक नए मोड़ की ओर सफ़र करने वाली थी, जिससे मैं एकदम अनजान थी। जब वह घर पहुंची तो सामने इसकी माँ खाने का इंतज़ाम कर रही थी। पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। घर में एकदम से काफ़ी हलचल सी दिखाई देने लगी थी। वैसे तो मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी छोटी बहन रहते थे, और इस वक्त जब मैं घर आती थी तब घर में एकदम खामोशी और सुकून मिलता था। लेकिन इस वक्त तो मामला ही कुछ और दिख रहा था। चहल पहल सी मची हुई थी। 2 नौकरानियां हॉल की सफाई करने में बिजी थी। घर में फैमिली खाने की खुशबू ने मुझे ठटकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा और कहा, क्या बात है मम्मा, बड़ी साफ सफाई हो रही है, क्या कोई ख़ास मेहमान आने वाले हैं? अगले ही पल सोफ़ा साफ़ करते हुए मेरी माँ बोल पड़ी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त सादिक अंकल अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो बस इन्हीं की वेलकम की तैयारियाँ चल रही हैं। जैसे ही ये बात मैंने सुनी, पानी पीते वक्त घूंट जैसे मेरे गले में अटक गया। फ़ौरन पानी निकल कर बोली, क्या मतलब, वे तो दूसरे देश में सेटल हो गए थे ना? वो मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ बेटा, वे तो दूसरे शहर में ही सेटल हैं, लेकिन जानती हो वो कितने अमीर लोग हैं। उन्होंने अपने बेटे अयान की शादी यही मुंबई में अपने ही देश की लड़की से करनी है। इनका मानना है कि घर में बहू तो हिंदुस्तानी ही लेकर आएंगे। लाख विदेश में सेटल हैं और वहीं के कल्चर में रंग चुके हैं, लेकिन शादी पुराने तौर तरीके से करेंगे, जिससे कि वह अपनी परंपराओं को जिंदा रख सके। वो बस इसलिए इसी सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, और फिर बेटे की शादी होते ही वे लोग वापस चले जाएंगे। तुम्हारे पापा ने कहा है जब तक वे लोग अपने बेटे की शादी नहीं कर लेते हमारे यहाँ ही रहेंगे। अब तो ये बात सुनकर मेरी परेशानी पर बल पड़ चुके थे। मैं जल्दी ही कहने लगी, वैसे तो पापा हम पर बहुत पाबंदियां लगाते हैं, बड़े मौलवी बनते हैं, लेकिन अब इन्हें क्या हो गया है? एक जवान लड़के को, वो भी जो विदेश में पला बड़ा है, कैसे हमारे जैसे जवान बेटों के बीच इस घर में रख सकते हैं? अपने घर में अनजान लोगों का सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और ये बात तो मुझे बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही थी कि वो लोग लंबे समय तक हमारे घर में रुकने वाले हैं। तो मैं मुंह बनाती हुई दोबारा बोली, अम्मी पापा को तो ये भी पता है कि विदेशों में रहने वाले लड़के कैसे होते हैं। फिर वो अयान, मैं तो बचपन से देखती आई हूँ कितना अजीब सा और बदतमीज़ लड़का है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ। इसके माँ बाप तो वैसे भी इस पर ध्यान नहीं देते थे, और अब तो इसकी माँ भी नहीं है। माँ के बिना पला है, ना जाने कैसी आदतें होंगी इसकी। आप प्लीज़ एक बार पापा से बात करें, वो लोग किसी होटल में भी तो रह सकते हैं ना? मैंने बात की थी मेरे तुम्हारे पापा से, लेकिन तुम तो जानती हो ना तुम्हारे सादिक अंकल और तुम्हारे पापा में कितनी दोस्ती है। जब इनका खुद का मकान मुंबई में है तो ऐसे में इनका दोस्त होटल में रहे, ये बात वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली आई थी। मैं एक बार फिर वक्त से पहले ही बहुत कुछ सोचने लगी थी। बचपन से ही मेरी आदत थी, ज़रा ज़रा सी बात को मैं घंटों बैठकर सोचा करती थी और ख़ुद को परेशान करती। अब भी मेहमानों के आने पर मैं अंदर से बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। शाम को मैं अपने कमरे में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारियां कर रही थी, जब बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आईं। मैंने जैसे ही बाहर आकर देखा तो सामने का मंजर मेरी सोच के बिल्कुल अनुसार था। सामने ही सादिक अंकल और अयान खड़े थे। सादिक अंकल को तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अयान इसकी तरफ से पीठ थी। मैंने आगे बढ़कर दोनों से सलाम किया। अयान एक हैंडसम और बेहद खूबसूरत लड़का था। ऐसा ही इसकी खूबसूरती, जादू भरी पर्सनैलिटी देखकर हर कोई इसका दीवाना हो जाए। दोनों की नज़रें एक पल के लिए एक दूसरे से मिली थी और अगले ही पल मेरा चेहरा लाल हो चुका था। इसके चेहरे को देखकर पहचान की चमक उभरी थी। मुझे इस तरह सामने देखकर वे बुरी तरह हैरान और परेशान भी हुआ था। मेरा चेहरा अब गुस्से के मारे दहक रहा था, लेकिन अगले ही पल। इसके बाद की कहानी देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।